आपको बताया कि सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर द डिफरेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कितना डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जांपल में करंट ईयर में 4 लाख है, लास्ट ईयर में 3 लाख है, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करेंगे। चाहे पॉजिटिव फिगर आए चाहे नेगेटिव फिगर आए, हमें करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है 1 लाख, क्योंकि अगर सरप्लस में 1 लाख का चेंज हुआ यानी कि 1 लाख का प्रॉफिट हुआ हमें। फिर इसके बाद हमने इसमें डर्ट जोड़ना है, डी यानी कि डिविडेंड प्रपोज्ड। तो इसको क्यों ऐड बैक करते हैं, क्योंकि जो डिविडेंड लास्ट ईयर वाला ऐड बैक करते हैं मैंने आपको बताया, और करंट ईयर वाले फिगर को हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों ऐड बैक करते हैं, क्योंकि जो डिविडेंड हमने दिया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, तो जो डिविडेंड दिया वो हमने लेस तो कर रखा है प्रॉफिट में से, सरप्लस में से, बट वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ही नहीं। तो इसलिए हम यहाँ पे उसको ऐड बैक कर लेते हैं, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे जब पहुंचते हैं हम लोग तो वहां उसको हम माइनस करते हैं। ऐसे ही इंटरिम डिविडेंड का भी सेम लॉजिक है, क्योंकि वो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए उसको वहां पर क्योंकि वो प्रॉफिट में जो हमारा सरप्लस है उसमें से लेस हो रखा है, तो उसको ऐड बैक कर देते हैं, और जहां पर वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी वहीं जाकर उसको लेस करते हैं। ऐसी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, जो रिजर्व्स में हमने ट्रांसफर किया, जनरल रिजर्व हमारी 30 से 50 है यहाँ पर, तो 20,000 जो हमने रिजर्व्स में ट्रांसफर करा वो तो असल में कोई जो है सिर्फ प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन ही है, वो प्रॉफिट तो हुआ ही था, हम रिजर्व्स में ले गए, तो इसलिए उसको भी तो फ्लो ही नहीं है असल में, तो इसलिए उसको भी हम ऐड बैक कर देते हैं। और प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता है, अगर इसके ऊपर एडजस्टमेंट होती है कि टैक्स पेड या टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, तब तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनता है, वो हम बाद में सीखेंगे। लेकिन जब इसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होती है तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट ईयर वाली जो 30,000 प्रोविजन थी, 2019 की प्रोविजन फॉर टैक्स 30,000 है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि हमने पे करा है इस ईयर, और जो करंट ईयर की प्रोविजन है वो अभी हमने प्रोविजन बनाई है, लेकिन पे वो बाद में नेक्स्ट ईयर के लिए प्रोविजन है, वो नेक्स्ट ईयर पे होगा, वो करंट ईयर के लिए प्रोविजन है लेकिन नेक्स्ट ईयर पे होगा वो टैक्स। तो जो लास्ट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है वो हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जब एंड में पहुंचते हैं लास्ट में, तो वहां पर उसको माइनस करते हैं, और यहां पर करंट ईयर वाला जो प्रोविजन होता है वो ऐड बैक कर देते हैं। जो टैक्स है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही है, लेकिन उसको यहां पर हमने ऐड बैक किया है, यहीं पर ऑपरेटिंग में ही ऐड बैक भी करते हैं और ऑपरेटिंग में ही माइनस भी करते हैं, लेकिन ऐड बैक करते हैं करंट ईयर वाला फिगर और माइनस करते हैं लास्ट ईयर वाला फिगर, वो भी जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के एंड में पहुंचते हैं। तो सबसे पहला स्टेप वर्किंग नोट बनाने का होता है, सरप्लस लेकर और उसमें DIRT, डिविडेंड प्रपोज्ड, लास्ट ईयर फिगर, इंटरिम डिविडेंड, नीचे एडजस्टमेंट में एक ही फिगर होता है वही फिगर, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर से जो आएगी अमाउंट वो, और प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, करंट ईयर का जो प्रोविजन है वो, ये सब हम ऐड कर लेते हैं। तो फिर जो हमारे प्रॉफिट आते हैं वो होते हैं नेट प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स। और वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर लिखते हैं। ये देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो हम लिख देते हैं। इसके बाद हम लोग नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हैं, जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है मैं बता दूंगा आपको। अकाउंट बनाकर, मशीनरी अकाउंट बना के हम निकाल लेते हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ, ये हमारा नॉन करंट एसेट्स में, फिक्स एसेट्स में, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर होता है। रिड्यूस अगर हो रहा है गुडविल 50,000 से 30,000 हो गया तो यानी राइट ऑफ करिए, तो उसमें कैश फ्लो तो होता नहीं है, तो वो ऐड बैक होगा। और अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है तो इसका आप परचेज करिए गुडविल, वो इन्वेस्टिंग में आएगा फिर। तो अगर डिक्रीज हो रही है तो गुडविल रिटर्न ऑफ है यहाँ ऐड हो जाएगी, और अगर गुडविल इंक्रीज तो इसका मतलब परचेज किए वो इन्वेस्टिंग में माइनस होगी, परचेज ऑफ गुडविल, आउटफ्लो ऑफ कैश।
लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट या फिक्स एसेट बेची है तो उस पर कोई लॉस हुआ है तो वो एड बैक होगा। इंटरेस्ट पे किया है तो वो एड बैक होगा। डिस्काउंट या लॉस हुआ है न्यू प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर इश्यू करने पे तो वो एड बैक होगा। ये चीजें जो है हम लोग एड बैक कर देंगे। और नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को हम माइनस करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, अच्छा ये रीजन बता देता हूं मैं। डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंसेस में कैश नहीं गया है इसलिए एड बैक हो गया। गुडविल जो राइट ऑफ करी वो भी नॉन कैश है, उसको एड बैक कर लिया। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, तो ये जो लॉस हुआ है आपको नेट वैल्यू जो रियलाइज हुए वो इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पर तो लॉस फिक्स एसेट्स पे हो रहा है तो उसका यहाँ कोई लॉजिक नहीं है, तो उसको भी यहाँ पर एड बैक करेंगे। इंटरेस्ट पेड, वो आपने पे जरूर किया लेकिन वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है इसलिए यहाँ पे एड बैक हो जाएगी, वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है इसलिए एड बैक हो गई। और डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर से डिबेंचर्स, तो डिस्काउंट या लॉस जो भी आपने दिया है, नेट वैल्यू जो आपको मिली है शेयर डिबेंचर की वो तो फाइनेंसिंग में ऐड हो गई है, और डिस्काउंट ऑन लॉस में तो कोई कैश फ्लो हुआ नहीं है तो वो आपका यहाँ पर ऐड बैक हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस वाली आइटम्स, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड वापस माइनस कर देंगे क्योंकि वो प्रॉफिट में प्लस हो रखा था, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है तो वहां पर जाके प्लस होगी, वो यहाँ पर वो माइनस वापस हो जाएगी। ऐसे डिविडेंड रिसीव हुआ है, रेंट रिसीव हुआ है, वो सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट पे इनकम हो रही है, ऑपरेटिंग नहीं है इसलिए उनको वापस माइनस कर देंगे क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड है, रिवर्स जा रहे हैं हम, तो नेट प्रॉफिट में ये चीज़ें ऐड हो रखी हैं बट इन चीज़ों की ये ऑपरेटिंग की वजह से फ्लो नहीं है इसलिए उनको वापस माइनस कर दीजिए और इन्वेस्टिंग में जाके प्लस कर दीजिए। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट वो भी यहाँ पर माइनस कर दीजिए। ये करने के बाद सबसे पहले आपको वर्किंग नोट से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया आपने, उसमें नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो कि मैंने 5 लिखे हैं यहाँ पर, इनको चेक किया। कैसे चेक करते हैं मैं बताऊंगा। फिर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, ये जो तीन चार लिखी हैं इनको चेक किया, और इसको एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। फिर इसमें आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के लिए एडजस्टमेंट करेंगे। करंट एसेट अगर आपकी डिक्रीज हो रही है, जैसे डेटर अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो यानी कि पैसा आपको मिल गया तभी तो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वो प्लस आइटम में आएगा क्योंकि वो इनफ्लो करेगा। और अगर आपका डेटर इंक्रीज हो रहा है यानी करंट एसेट अगर इंक्रीज हो रही है यानी कि पैसा आपका मार्केट में अटका हुआ है तो कैश फ्लो को डिक्रीज करेगा तो वो माइनस आइटम में। ऐसी इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर क्रेडिटर बढ़ रहे हैं यानी आपने पेमेंट नहीं करा यानी कैश आपके पास ही है, जितने क्रेडिटर बढ़ रहे हैं यानी उतना ही पैसा आपने अपने पास होल्ड किया आगे पे नहीं करा तो इसलिए वो भी ऐड होगा। और अगर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी है जैसे क्रेडिटर कम हो रहे हैं यानी पेमेंट कर दी तभी तो कम हो रहे हैं तो उससे तो आउटफ्लो होगा तो वो माइनस होगा। तो करंट एसेट का डिक्रीज प्लस होगा और करंट लायबिलिटी का इंक्रीज प्लस होगा, और करंट एसेट का इंक्रीज माइनस होगा और करंट लायबिलिटी का डिक्रीज भी माइनस होगा। तो इसमें करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना है आपको, प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं लेना है और कैश क्रेडिट नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने आपको बताया था अभी डर्ट में, टी प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला ऊपर वर्किंग नोट में ऐड बैक होता है और लास्ट ईयर वाला इन्वेस्टिंग के ऑपरेटिंग के लास्ट में, ये देखिए ये माइनस हो गया ऑपरेटिंग के लास्ट में, इसलिए प्रोविजन फॉर टैक्स का इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर नहीं लेते करंट लायबिलिटीज के अंदर। कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट भी नहीं लेते, बैंक ओवरड्राफ्ट भी फाइनेंसिंग में जाता है, इंक्रीज प्लस और डिक्रीज माइनस फाइनेंसिंग में वो होता है वो। तो करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट का इंक्रीज डिक्रीज मत देखिएगा क्योंकि वो फाइनेंसिंग में देखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स का मत देखिएगा क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला फिगर वर्किंग नोट में ऐड होता है और लास्ट ईयर वाला फिगर ऑपरेटिंग के लास्ट में माइनस होता है। कैश क्रेडिट आएगा नहीं लेकिन ये भी वही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह, फाइनेंसिंग में ही जाता है अगर हो तो। और करंट एसेट में से क्या नहीं देखिएगा, करंट एसेट्स में से आप नहीं देखेंगे कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्योंकि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएंगे तो इनका इंक्रीज डिक्रीज आप यहाँ पर नहीं देखेंगे। करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, कैश, बैंक, इनका
इंक्रीज डिक्रीज आपको यहाँ पर नहीं देखना है। बाकी करंट एसेट्स का, करंट लायबिलिटीज़ का इंक्रीज डिक्रीज देखना है, और उसको एडजस्ट करने के बाद जो आएगा वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब उसमें से फिर आप टैक्स पेड माइनस कर देंगे, जो कि लास्ट ईयर वाला है। टैक्स पेड लास्ट ईयर वाला फिगर, करंट ईयर वाला तो आपने ऊपर ऐड कर दिया था फिगर, और लास्ट ईयर वाला फिगर जो है वो यहाँ माइनस कर देंगे, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपका आ जाएगा। तो इसमें से डेप्रिसिएशन जो होता है वो आपको फिक्स एसेट्स को चेक करके मिल जाता है कि डिक्रीज हो रही है तो डेप्रिशिएट हो गई या सेल हो गई, वो वर्किंग मतलब जो भी एडजस्टमेंट्स वगैरह गिवन है उसके हिसाब से होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। गुडविल रिटर्न ऑफ मैंने बता ही दिया है। इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर देखेंगे इसको, फिक्स एसेट पे बेचने पे लॉस प्रॉफिट वगैरह ये जो है वर्किंग नोट में गिवन होगा हमें, ओ सॉरी एडजस्टमेंट्स में गिवन होगा कि इतने की फिक्स एसेट इतने में सोल्ड करी वगैरह वगैरह। इंटरेस्ट पेड के लिए अगर गिवन नहीं है तो हम अपने आप नॉन करंट लायबिलिटी में देखेंगे कि कौन सी हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है। जैसे कि मान लीजिए 10% डिबेंचर्स हैं तो वहाँ से हम अपने आप कैलकुलेट करेंगे। और डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स के बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन होगी जिससे हमें पता चल जाएगा। ये ऐसी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन होगी, वहां से पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इनफ्लो, तो इनफ्लो के लिए हम फिक्स एसेट्स देखेंगे भाई। फिक्स एसेट सेल होंगी तो उससे इनफ्लो होगा, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, तो जो भी हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन हुई उससे पता चल जाएगा। आउटफ्लो भी वही नॉन करंट एसेट से ही पता चलेगा, अगर परचेज वगैरह हो रही है तो बैलेंस शीट देखकर एडजस्टमेंट्स देख के पता चलेगा। फिर फाइनेंसिंग पे आएंगे, तो शेयर इशू करें, डिबेंचर इशू करें, तो ये तो शेयर्स तो हमें शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल देख के पता चलेगा। डिबेंचर्स वगैरह, बैंक लोन वगैरह नॉन करंट लायबिलिटी देख के पता चलेगा। एसपीआर हमें रिजर्व सरप्लस देख के पता चलेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमें करंट लायबिलिटी के अंदर मिलेगा। तो ऐसे ये चीज़ें हमें बैलेंस शीट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चल जाएंगी, और इनफ्लो को हम प्लस कर देंगे और आउटफ्लोज को हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद हम नेट निकाल लेंगे फाइनेंसिंग का। फिर तीनों का नेट निकालने के बाद ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग का, उसको हम ऐड कर लेंगे, जो नेगेटिव फिगर है माइनस कर देंगे, और अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और नेट रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर इसके बाद हम इसमें ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इक्विवेलेंट में कैश लेंगे, बैंक लेंगे, करंट इन्वेस्टमेंट लेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज लेंगे। तो ये पूरा फॉर्मेट है भाई। अब ये अच्छे से सब समझ में आएगा जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा आपको। अब मैं इसका क्वेश्चन डिस्कस करूंगा आपसे।